सत श्री अकाल, नमस्कार, वालेकुम प्रणाम। आज मैं जसमीत आपसे मुखातिब हूँ प्रभा खेतान फाउंडेशन के सौजन्य से, और मेरे साथ बैठे हैं संजीव पालीवाल। आपसे बात करने का आज हमें मौका मिला है कलम के सौजन्य से। बातचीत शुरू करते हैं। इनके 2 उपन्यास थे जो बहुत ही कामयाब गए और बहुत ही जल्दी में इन्होंने 2 उपन्यास लिखे। खैर पहला तो थोड़ा वक्त लिया है, पर बाद में इनकी स्पीड बन गई और ये फटाफट लिखते हैं। आज ये हमारे सामने बड़े ही गांठदार, स्पष्ट और बुद्धिमान लेखक निकल के आए। दोनों उपन्यासों का मैं जिक्र करना चाहूँगी, नैना और पिशाच। नैना का तो जब कार्यक्रम हम लोगों ने तय किया था तो कोविड की वजह से हमें मुलतवी करना पड़ा और आप जूम पे आने को तैयार नहीं थे, इसलिए ये डबल डोज हो गई है दोस्तों। तो आज थोड़ा वक्त मैं चाहूँगी कि दोनों को हम देखें। आइए बात करते हैं। आप टीवी पर काम करते हैं और आपकी जानकारी जो आपने हमें दी है प्राइवेट चैनल्स के अंदरूनी माहौल की, वो इतनी अलग है कि हमारे सबके लिए नहीं। हमारे यहाँ बैठे किसी को पता नहीं वहाँ क्या थोड़ा बताएंगे। सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया। प्रभा खेतान फाउंडेशन, कलम, एहसास वुमन और सामने और अमृतसर की इस धरती पर मैं शीश नवाता हूँ, सर झुकाता हूँ। यहाँ आकर मुझे हमेशा अच्छा लगता है। मैं कई बार पहले भी आया हूँ और मैं इसीलिए जूम नहीं करना चाहता था। मैं रूबरू होना चाहता था, मैं लोगों से मिलना चाहता था। तो मेरी तमन्ना ये थी कि जब भी मौका मिलेगा, कभी तो मौका मिलेगा, मैं उम्मीद बहुत रखता हूँ, कभी तो मैं जाऊँगा यहाँ लोगों से मिलूँगा। वो मौका मुझे आज मिला, आप सब लोगों की वजह से मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे दोनों उपन्यास, ये बात सही है, न्यूज़ टीवी की दुनिया की है। उसमें जो कहानी है, जो बैकग्राउंड है, पहला उपन्यास नैना, नाम से जाहिर है एक मशहूर एंकर की हत्या, उसका मर्डर। और उस मर्डर के बहाने मैंने ये कोशिश की लोगों को ये बताने की कि हम न्यूज़ चैनल पे दरअसल काम कैसे करते हैं, होता क्या है। जो हम फिल्मों में देखते हैं, जो हम सीरीज़ में देखते हैं, वो न्यूज़ चैनल हमारा वैसे काम नहीं करता जैसे हम सीरीज़ में दिखाते हैं। बिल्कुल भी नहीं होता। वो 100% झूठ होता है जो हम टीवी सीरीज़ में देखते हैं या फिल्मों में देखते हैं। हम एक अलग तरीके से काम करते हैं। हम कैसे काम करते हैं ये मैंने नैना में दिखाया। नैना एक छोटे शहर से आई लड़की की कहानी है। हेलो क्या काम नहीं कर रहा आपका ये ठीक से? नहीं, इनके सिस्टम नहीं कर रहा। हेलो, वो छोटे शहर से आती है, शादी करके आती है। उसका हस्बैंड होता है, वो न्यूज़ चैनल में काम कर रहा होता है और उसकी कोई तमन्ना नहीं होती उस लड़की की कि उसको काम करना है। हस्बैंड फोर्स करता है, वो न्यूज़ चैनल में चली जाती है और कुछ ही सालों में वो बहुत सक्सेसफुल हो जाती है, जैसे हमारे आज के तमाम वर्कर्स हैं। उसकी शोहरत भी वैसे ही होती है जैसे आज के लोगों की है। उसकी पॉलिटिक्स भी वही होती है जैसे आज के लोगों की है। सडनली उसका मर्डर होता है, उसकी रिलेशनशिप बनती है। तो ये मैंने दिखाने की कोशिश की। तो ये नैना की कहानी। पिशाच की जो कहानी है, कुछ कैरेक्टर्स। पिशाच जब मैं लिख रहा था तो मुझे पिशाच लिखना नहीं था, मैं कुछ और लिख रहा था। सडनली पिशाच की स्टोरी मेरे दिमाग में आई और उसको लिखना शुरू कर दिया। कुछ कैरेक्टर्स फिर दोनों में कॉमन थे और मैं न्यूज़ चैनल में एंटर कर गया। पिशाच में जो है, नैना में एक न्यूज़ चैनल था तो पिशाच में 2 न्यूज़ चैनल है। एक राइट है और एक लेफ्ट कह सकते हैं आप, वो सेंट्रिस्ट सही शब्द हो सकता है उसके लिए। तो लेफ्ट कैसे काम करता है या सेंट्रिस्ट कैसे काम करता है और राइट कैसे काम करता है, जो हमारे देश में आज हो रहा है, मैंने उसको दिखाने की कोशिश की, उसको लिखने की कोशिश की। आपने उसको पढ़ा। अब आगे का क्या सवाल था आपका? नैना का
चरित्र जो उन्होंने लिखा है, आवाज़ आ रही मेरी? जी। मुझे नहीं आ रही। अच्छा, वो लिखते हैं कि बहुत बेबाक, बेकरार, बेतकल्लुफ़ और बहुत खूबसूरत लड़की थी, एंकर थी, और उसका मन लगता था दौड़ने में सुबह 5:30 बजे, और वो दौड़ती थी एक रीच में, एक लय में, एक चाल में, और फिर उस समय उसका मन आत्मा एक हो जाते थे। Perhaps this was her way of meditation, what we call these days. और ऐसा ध्यान ही उसे पसंद था। और फिर उसकी ज़िंदगी में क्या हुआ, और बाद में जब उसका मर्डर हो गया, पहले 3 पन्नों में, उसके बाद से जो इन्होंने उधेड़ी उसकी कहानी, भाई कसम से छोड़ी नहीं जाती फिर नॉवल। होता यही है मर्डर मिस्ट्रीज़ में, लेकिन आपने बहुत खूब लिखा। थैंक यू। फिर बात ये करते हैं प्राइवेट टीपीआर की, चैनल्स के टीपीआर की, द टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। वो क्या दौड़ है और वो किस तरह से आप उसमें सारे प्राइवेट चैनल्स लगे हैं, उसका ज़रा बताइए। देखिए, टीवी चैनल का एक कैरेक्टर हमें समझना पड़ेगा। पिछले कुछ सालों में टीवी चैनल क्या आया है। टीवी चैनल, इसमें एक बड़ा सवाल मैंने उठाया। किसी के घर में कुछ हो जाता है बदकिस्मती से, तो टीवी चैनल क्या करता है? टीवी चैनल उसके घर की सारी कहानी बगैर ये सोचे समझे कि बाकी परिवार की ज़िंदगी के ऊपर क्या बीत रही होगी, वो खोल के रख देती है। मैंने इसमें सवाल उठाया, मान लीजिए आपके घर के अंदर आपके बच्चे के साथ कुछ हो जाता है, तो क्या आप टीवी चैनल वैसे ही कवर करेगा? अंदर का डिलेमा क्या होगा? अंदर जो काम कर रहे हैं उनके साथ क्या होगा? नैना की ज़िंदगी जो थी वो उसकी प्राइवेट लाइफ थी, कोई अपनी जाती ज़िंदगी में क्या करता है इसका किसी से क्या लेना देना। लेकिन ये बदकिस्मती है हमारे आज के समाज की कि हमारी जाती ज़िंदगी भी हमारी नहीं रहती है। वो चाहे टीवी चैनल हो या बाकी लोग हों, वो उसको प्राइवेट रहने नहीं देते, वो उसको पब्लिक कर देते हैं। तो नैना की ज़िंदगी के साथ जैसे ही उसकी डेथ होती है, उसकी ज़िंदगी पब्लिक कर देती है, उसका कुछ नहीं रह जाता। जिस जगह वो काम करती थी वहाँ भी इंटरनली ये झगड़ा चल रहा था कि हम दिखाएं कि ना दिखाएं, बताएं कि ना बताएं कि उसका अफेयर था या उसका बच्चा है, हस्बैंड के साथ कैसी रिलेशनशिप थी, माँ बाप कैसे थे, क्या थे। ये लड़ाइयाँ हम लोग इंटरनली रोज़ लड़ते हैं, सब लोग लड़ते हैं। लेकिन आपने बात की टीआरपी, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट की। टीवी में टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हर सेकंड के ऊपर कितने लोग आपको देख रहे हैं, इस बेसिस के ऊपर ये डिसाइड होता है कि आपको जो ऐड मिल रहा है उस ऐड का रेट क्या होगा, कितने लोग आपको हर सेकंड देख रहे हैं। तो जो हम लिखते हैं या हम जो दिखाते हैं उसकी कोशिश ये होती है कि आप जब गलती से मान लीजिए आ गए घूमते हुए, स्विच करते हुए, चैनल बदलते हुए, तो वहां टिक के बैठ जाए। बस हमें 1 मिनट तो देख लें, 2 मिनट देख लिया तो बहुत अच्छा, और 5 मिनट देख लिया तो बहुत ही बढ़िया है। तो जो टीआरपी की रेस की बात कर रही है, सारे चैनल इसी रेस में रहते हैं। और पिशाच में मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि हम जितना नीचे गिरेंगे टीवी चैनल उतना ऊपर उठेगा। ये सच्चाई है। ये सच्चाई है। अब मुझे बहुत लोग ये कहते हैं कि तुमने ये सच्चाई क्यों लिख दी, तुम तो टीवी में काम करते हो। ये सवाल बहुत कई लोगों ने मुझसे पूछा, नैना के वक्त भी पूछा और पिशाच के वक्त तो लोगों ने, ऑफिस में सब लोगों ने, तमाम बाहर के लोगों ने कि माफ़ कर दो, हमसे क्या गलती हो गई थी, तुम अपने ही घर के अंदर के सारे राज खोले दे रहे हो। I understand. अच्छा, कुछ बात करें आपके मेंटोर की, आपके आइडियल की, जिन्होंने आपको बहुत प्रेरित किया। नाम जो बाहर निकल के आता है वो है सुरेंद्र मोहन पाठक जी, जो आज बड़ी उम्र के हैं और PKF तो उनको जूम पे भी ले रहा है, उनका प्रोग्राम भी हो रहा है। तो क्योंकि वो आपके मेंटोर रहे हैं, आपके आइडियल रहे, तो हमें कुछ बताएं। सुरेंद्र मोहन पाठक साहब पंजाब के ही हैं, जलंधर, आई थिंक जलंधर के हैं वो। उनकी पढ़ाई लिखाई यहीं हुई और उन्होंने नॉवेल लिखना शुरू किया था। तो जब मैं छोटा था, नॉवेल उनके मैंने पढ़ने शुरू कर दिए। इतना मुतासर हो गया मैं उनके नॉवल से, क्योंकि नॉवल एक सीरीज़ चलती है जिसका नाम है सुनील कुमार चक्रवर्ती सीरीज़। जो उसका हीरो है सुनील कुमार चक्रवर्ती, वो एक जर्नलिस्ट है,
न्यूज़पेपर में काम करता है, तो उसके लाइफस्टाइल से मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि क्या लाइफस्टाइल पाठक साहब लिखते हैं, क्या मंजरकशी करते हैं, ऐसा मंजर कस देते हैं कि बस मुझे वेट करता था उनका नॉवल कब आएगा, सुनील कुमार चक्रवर्ती सीरीज कब आएगी। मैं दुकान वाले के पीछे पड़ा रहता था। पाठक साहब से कभी मुलाकात नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुआ था, लेकिन सुनील कुमार चक्रवर्ती ने मुझे इतना इंस्पायर कर दिया, मेरे ये तमन्ना मेरे दिल के अंदर हो गई कि मुझे अब जर्नलिस्ट ही बनना है, मुझे कुछ और बनना नहीं। क्यों बनना है मैं आपको बता देता हूँ। वो क्या करते थे, सुनील कुमार चक्रवर्ती को एक नंबर का फ्लर्ट बनाया उन्होंने, जहां भी जाता था वो फ्लर्ट करता था। लकी स्ट्राइक की वो हर समय सिगरेट पीता था, बाइक पे चलता था, मैं 40 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, और ब्लैक लेबल उसकी ड्रॉर में हर समय रखी रहती थी। उसको कहते थे वो अमरीक सिंह काला बिल्ला, उन्होंने उसको नाम दिया हुआ था अमरीक सिंह काला बिल्ला। मुझे लगता था यार क्या जर्नलिस्ट ऐसे ही होते हैं सारे के सारे। शाम को क्लब जाता था वो, उसका एक दोस्त था, उसका अपना क्लब था, वहाँ जाके वो ताश खेलता था, कुछ करता था। नहीं होती, ये सबसे बढ़िया लाइफ है, जर्नलिस्ट की लाइफ बहुत अच्छी होती है। असलियत बिल्कुल भी पता नहीं थी मुझे कि दरअसल जर्नलिस्ट की लाइफ होती कैसी, लेकिन पाठक साहब ने ऐसा किताब दिया था, मेरे मन में ये तमन्ना जाग गई। भाई साहब आप तो सारा काम खराब करा देंगे आज। मेरी पाठक साहब से पहली मुलाकात अभी 3 साल में। नहीं, पहले आप वो बात बताएं कि आप दुकान पे कैसे काम करके नॉवेल्स ले जाते हैं। अच्छा, तो फादर मेरे रेलवे में जॉब करते थे, अब वो रिटायर्ड हैं। इतने पैसे हमारे पास नहीं होते थे कि हम इतनी किताबें खरीद सकें कि सारी किताबें हम पढ़ लेंगे। तो मैंने दोस्ती कर ली है किताब की दुकान वाले से। मेरा सबसे अच्छा तरीका ये है कि ऐसे आदमी से दोस्ती कर लो जहाँ हमको किताबें पढ़ने में फ्री में मिल जाया करें, क्योंकि मुझे किताबें रखनी नहीं थी, पढ़ के वापस दे देनी थी। तो मैंने उससे दोस्ती कर ली। मैं उसकी दुकान पे ये था कि मैं 1 घंटा उसके यहाँ जाके बैठ जाऊँगा, वो जब कहीं जाएगा, या उसका जब माल दिल्ली से आता था, नॉवेल्स या मैगजीन्स आती थी, वो मुझे स्टेशन से पिक करके या किसी शॉप से पिक करके उसकी दुकान पे पहुँचा दी। इसके बदले वो मुझे रोज एक किताब देता था पढ़ने के लिए कि ये ले जा, इसको पढ़ के कल वापस ले आना। तो इस तरीके से मैंने अपनी किताबों की जो भूख थी उसको ऐसे शांत किया था। ज़्यादा बुक्स मैं इसीलिए पढ़ पाया क्योंकि मैंने उससे दोस्ती कर ली थी, और ये बात मैं घर में बता नहीं सकता था, पर छुपा के रखना सीक्रेट है। अगर ये पता चल गया तो बहुत मार पड़ेगी। तो पढ़ने में की जगह ये किताबें पढ़ता रहता है, क्योंकि मैं पिट चुका था कई बार। मनोहर कहानियाँ और सत्य कथा करके 2 मैगजीन आया करती थी उस जमाने में, जिसमें रियल क्राइम स्टोरीज हुआ करती थी। वो माँ ने देख लिया एक दिन पढ़ते, बहुत मार पड़ी थी, बहुत गजब मार पड़ी थी। आपको तो माँ कहती थी धार्मिक किताबें पढ़ो। नहीं, वो ये नहीं कहती थी धार्मिक किताबें पढ़ो। दरअसल माँ का टेस्ट था, शिवानी पढ़ती थी, गुलशन नंदा पढ़ती थी, वो रानू पढ़ा करती थी। तो उनको था कि वो सामाजिक उपन्यास पढ़ो। उनको नहीं पता था कि क्राइम में दरअसल होता क्या है, क्योंकि उन्होंने जीवन में कभी क्राइम पढ़ा नहीं था। वो साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग, सरिता, मुक्ता ये पढ़ा करती थी, उनका टेस्ट उसमें था। तो हम उस जमाने में जो हिंदी किताबें छपा करती थी क्राइम की, उनका पहला पेज, कवर पेज ही ऐसा होता था, उसे देख के कोई भी घबरा जाएगा, कोई भी डर जाएगा उसे देख के। वो हाथ ही नहीं लगाया, उनको लगता था पता नहीं इसके अंदर क्या गंदगी भरी थी। तो वो बड़े विचित्र होते थे। तो वो कवर को देख के ये नहीं, अपने बच्चे के हाथ में कवर देख ले, उनकी भी कोई गलती नहीं थी। या हिंदी में तो मेरा हाथ भाई तंग है थोड़ा। अब वो कहे भूत प्रेत, सुन रहे, भूत प्रेत, वैम्पायर, और फिर आखिर में एक लफ्ज आ गया बेताल, ये आता था मुझे। अब अगर मैं थोड़ी सी बात बताऊं, आप बचपन के रसाले जो पढ़ते थे, मेरा रसाला होता था चंदा मामा, किसी ने पढ़ा होगा? मैंने पढ़ा, सबने पढ़ा। उसमें एक धारावाहिक चलती थी, विक्रम और बेताल। अब कहानी यूँ हुआ करती थी कि बरगद के पेड़ से विक्रमादित्य निकल रहे हैं और पिशाच उल्टा लटका हुआ है। तो मेरी वाइल्ड इमेजिनेशन में मैं तो पिशाच बन गई और उल्टी लटका हुआ था मैं, और ये बन गए विक्रमादित्य। मूछें तो उनकी हैं, हैंडसम भी हैं, और वो करा लो तो ताजबाज लगा लो, विक्रमादित्य बन गए। अब जैसे ये पेड़ के नीचे से निकलते हैं तो पिशाच उनका गला पकड़ लेता है, बोला मैं तो तुमको मार दूंगा। कहते थे नहीं मारिएगा नहीं, कहते तो फिर कहानी सुना।
और हर बार एक कोई कहानी चलती थी विक्रमादित्य की, और आखिरी लाइन पे आके वो छोड़ देते थे ऐसी बात पे कि हम मजबूर हो जाते थे अगले महीने का चंदा मामा कब आएगा। अब अगर मैं बेताल हूँ तो विक्रमादित्य जी कहानी सुनाइए। पिशाच की जी। पिशाच की कहानी ये है कि पहले तो ये कहानी का जन्म कैसे हुआ ये जानना बहुत जरूरी है। मैंने आपको भी नहीं बताया। ओके। मैं कोई और कहानी लिख रहा था, नैना के बाद मुझे पिशाच नहीं लिखना था, मैं एक और कहानी लिख रहा था। अचानक एक दिन मैंने फेसबुक पोस्ट देखी, जिस फेसबुक पोस्ट पर पूरा नॉवल बेस्ड है। वो फेसबुक पोस्ट मैंने रियल लाइफ में देखी, मैंने उसे पढ़ा और पढ़ के मैं घबरा गया, सच में। वो इतनी खराब पोस्ट थी, मैं सोचता रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है किसी इंसान। वो पढ़ते पढ़ते वहीं से एक आइडिया क्लिक किया। मैंने अपना पिछला नॉवल जो मैं लिख रहा था उसको मैंने छोड़ दिया और इस नॉवल को फ्लैट 3 महीने में पूरा कर दिया। अब ये कहानी है एक देश के जाने माने पोएट की। उसके मर्डर से ये कहानी शुरू होती है कि उसका मर्डर एक रोज हो जाता है। वो पोएट लेफ्टिस्ट है, वो किसी की नहीं सुनता। वो जवाहरलाल नेहरू को भी कुछ बोल देता था, इंदिरा गांधी को भी बोल देता था, अटल बिहारी वाजपेयी को भी बोल देता था। उससे सब डरते थे, सारे प्राइम मिनिस्टर उससे डरा करते थे। उसका मर्डर हो जाता है। जैसा होता है आज के देश में, टीवी चैनल शुरू हो जाते हैं क्योंकि इतना बड़ा लीडर था। और 2014 के बाद से वो लेफ्ट से राइट हो गया था, इधर से उठ के इधर की कहानी सुनाने लगा था, ऐसी बातें करने लगा। तो टीवी चैनल में क्या होता है आज, हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, चाइना, वो कहानी अब सारे चैनल अपने अपने तरीके से उस मर्डर की कहानी कहने लगते हैं। ये मर्डर सॉल्व नहीं होता है कि कुछ और मर्डर होने लगते हैं। पूरे देश में यही सब बहस छिड़ जाती है कि दरअसल ये मर्डर कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसका रीज़न क्या। और जो किलर है, मर्डरर है, जब वो मर्डर तो करता ही करता है, मर्डर एक ख़ास तरीके से करता है, उसके बाद वो एक स्टेज सेट करता है, क्राइम सीन क्रिएट करता है और दीवार पे बड़ा बड़ा लिख के चला जाता है पिशाच। यहाँ से जन्म होता है पिशाच का। ये है कहानी। और जो जो कैरेक्टर इन्होंने पिशाच में लिए हैं उनके पीछे की कहानियाँ, और वो कैसे हमारा खून पीते हैं और आजू बाजू में दिखते हैं लेकिन सब मुखौटों में हैं। Am I right? जी बिल्कुल। सब मुखौटे पहने हैं। पहचान तभी आती है जब आप उनके शिकार होते हैं। ये बहुत खूबसूरती से इन्होंने कैरी आउट किया है। अच्छा, एक बड़ा मज़ेदार इनका कैरेक्टर था जो पुलिस का कांस्टेबल, इंस्पेक्टर समर प्रताप सिंह। क्या दुर्दशा होती है बेचारे की जगह जगह पे, और वो परेशानी में, वो ड्यूटी बाउंड भी है और इंटेलिजेंट भी है, बहुत ही इंटेलिजेंट दिखाया है। लेकिन कसम से मुझे तो दिल हो रहा था कि समर प्रताप सिंह को बिठा दूँ, भाई भैया तो परेशान हो, चाय पी ली। वो मैं हूँ। समर प्रताप सिंह में मैं हूँ, मेरी सारी फ्रस्ट्रेशन है वो। ये अगर आप देखेंगे, ये आप बता रहे हैं, अब तो सामने जी, आती जब है आप बात। कैरेक्टर लिखते हैं तो कैरेक्टर आप कहीं और से नहीं लाते, अपने आसपास से ही लेते हैं, किसी ना किसी चीज़ में। अगर देखेंगे नैना में भी तो सारे कैरेक्टर ऑलमोस्ट वही हैं जो मैं हूँ या मेरे आसपास के लोग हैं, उन्हीं से निकले हैं। समर प्रताप सिंह भी मोर और लेस जो जिस तरीके का वो इंसान है, वो इंसान कहीं ना कहीं मैं ही हूँ। जैसे मैं बात करता हूँ, जितना मैं चुप रहता हूँ, कम बोलता हूँ, वो मैं ही हूँ। मेरी अपनी स्ट्रगल्स हैं, अपनी लड़ाइयाँ हैं जो मैं लड़के आया हूँ। समर प्रताप सिंह की भी अपनी लड़ाइयाँ हैं जिनसे जूझ रहा है वो। तो वो कहानी कहीं ना कहीं उसकी, वो कैरेक्टर मैंने इसीलिए लिखा है कि हैरान परेशान रहे। वो अच्छा आदमी है, बढ़िया आदमी है, ईमानदार आदमी है, काम करना चाहता है, लेकिन जूझता रहता है अपनी मुश्किलों से। पुलिस की मुश्किल, पुलिस जॉब की मुश्किल। कोई सवाल मेरे दोस्तों ने करना हो तो मैं आगे चलूँ। एनीबडी विद एनी क्वेश्चन इन डाउट? फेसबुक पोस्ट
के बारे में थोड़ा सा अगर आप विस्तार से सर एक्चुअली मैं फेसबुक पोस्ट के बारे में इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि सारी कहानी पता चल जाएगी। दरअसल नॉवल है किस बारे में। क्राइम नॉवल के साथ दिक्कत ये होती है कि आप बहुत ज़्यादा उसके बारे में बता नहीं सकते हैं। अगर आपने बता दिया एक बार, एक लाइन भी मेरे मुंह से निकल गई तो आप सबका मज़ा खराब हो जाएगा। आज आप ये किताब लेके जाएंगे, उसके बाद आप पढ़ना शुरू करेंगे। बस इतना बता सकता हूँ, आप फेसबुक पोस्ट पढ़ेंगे समझ जाएंगे कि दरअसल ये स्टोरी है किस बारे में। उसी फेसबुक पोस्ट से ये पता चलता है कि हो क्या रहा और क्यों हो रहा है। और हर जगह पे इन्होंने इतना खूबसूरत कैरेक्टर एनालिसिस किया, चाहे वो नैना हो, चाहे वो समर प्रताप सिंह हो। काली, बस काली के आगे नहीं जाते। नहीं जाती, आप ही बताएं। जी, एक कैरेक्टर है इसमें काली। काली खुद कहती है आके कि वो मर्डर कर रही है। काली सबसे पहले आती है और काली क्या करती है, आप एक्चुअली मैं बताना नहीं चाहता। मैं बता दूंगा तो इन लोगों का मजा खराब। आप मत बताइए, आपको तो तरीका आता है ना बताने का। तो बस ये है कि काली वो है जो सबके बदले लेती है, कईयों का बदला लेती है और खुद ही एक्सेप्ट करती है कि उसने मर्डर किया। कैसे एक्सेप्ट करती है, क्या, वो सब कहानी है। इसलिए मैं आपका किसी का मज़ा नहीं खराब करना चाहता। वो अपने आप में बहुत बढ़िया स्टोरी है कि कैसे कोई इंसान आज की तारीख में, ये नॉवल आज के दौर की कहानी है, मोस्ट मॉडर्न स्टोरी है, जिसमें आपको टीवी चैनल मिलता है, जिसमें सोशल मीडिया मिलता है कि सोशल मीडिया हमें कैसे इन्फ्लुएंस करता है और कोई उसका कैसे इस्तेमाल कर सकता है। हर कैरेक्टर अपने आप में सोशल मीडिया पे लगा हुआ है, कुछ हो रहा है, टीवी चैनल के ऊपर हो रहा है, इतनी तेज़ी से घटनाएं घटती हैं। तो ये कहानी पिशाच नाम से लग सकता है कोई पुराने दौर की, कि नहीं, ये आज के दौर की मॉडर्न स्टोरी है। हम सब के अंदर के जो द्वंद्व हैं, जो हमारे समाज में घट रहा है, हम रोज फेस करते हैं, वो इस उपन्यास से है। बहुत अच्छा। एक बताएं बात कि कैरेक्टर एनालिसिस इतना अच्छा कैसे किया आपने सब? आप तो एंकर थे, आप तो टीवी में थे, तो ये हर जगह पे जो आपने एनालाइज किया, चाहे कोई इंस्पेक्टर हो, चाहे कोई डायरेक्टर हो, चाहे कोई वर्कर हो, सबका ये उपन्यास में देखिए खास बात यही है, औरतों का। मैं आपको बता दूं, मेरे दोनों उपन्यास औरतों को सबसे ज़्यादा अच्छे लगे। सबसे ज़्यादा मेरे दोस्तों ने तारीफ की मुझे। आदमियों को अच्छे नहीं लगे। कुछ आदमियों ने तो नैना में बहुत शिकायत की कि ये तुमने क्या कैरेक्टर बना दिया नैना का। अब बड़े लोगों ने शिकायत की, कोई ऐसे नहीं किसी कमज़ोर इंसान ने, हल्के फुल्के आदमी ने, बड़े लोगों ने क्या कैरेक्टर बना दिया, ऐसा होता है क्या? पता नहीं, मुझे तो लगा कि होता है, तभी मैंने लिखा है कैरेक्टर ऐसे। और तो मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, महिलाएं भी बहुत अच्छी दोस्त हैं, और मैं दोनों में भेद नहीं करता, महिला और पुरुष। मेरे लिए वो एक ही है कि ये महिला है, ये पुरुष है। मैं अपने कैरेक्टर को इस खांचे में बैठाता नहीं हूँ। आप दोनों ही अगर उसमें देखेंगे तो मैंने सही और गलत का फैसला करने की कोशिश नहीं की कि कौन सही है कौन गलत है। जो हो रहा है वो सामने है, ब्लैक एंड वाइट कुछ नहीं है, सब कुछ ग्रे है मेरे। That was something very beautiful in his writing. जज आप कीजिए किसको कैसे जज करना चाहते हैं। मैं अपने कैरेक्टर को जज नहीं करता, सही। अपनी लाइफ में भी जज नहीं करता उन लोगों को। कैरेक्टर लिखते समय भी मैंने जज नहीं किया कि भाई मैं सामने रख देता हूँ, ये कैरेक्टर ऐसा है, इसमें ये फ्लॉ हैं तो हैं, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। आप देखिए, अगर आपको समझ में आते हैं तो ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो अच्छा है, बुरा लगता है तो बुरा है। आपने ये भी कहा कि ये मेरा उपन्यास ड्रीम कम ट्रू है, आपके अल्फाज में। जी देखिए, उपन्यासकार मैं था नहीं, नॉवेलिस्ट कोई तमन्ना भी नहीं थी। ये तमन्ना 10 साल पहले जागी थी। वो इसलिए जागी थी क्योंकि मैं दूसरों को जब पढ़ता था तो मुझे लगने लगा था कुछ सालों से कि मैं लिख सकता हूँ, मैं ऐसी चीज़ें क्रिएट कर सकता हूँ। तो कोशिश करनी शुरू की। वो कोशिश कभी कामयाब हुई नहीं, लेकिन वो कोशिश नैना के साथ कामयाब। कितने साल लगे? 10 साल। बट नैना लिखने में 10 साल नहीं लगे थे। अलग अलग स्टोरीज ट्राई की मैंने, लेकिन वो पूरी कभी नहीं हुई।
कोई 2000 वर्ड लिख दिए, किसी के 10,000 वर्ड हो गए, लेकिन वो अधूरी छूट गई, वो नॉवल कभी पूरे नहीं। क्यों? मुझे समझ में नहीं आता था कि एंड क्या होगा। मेरी प्रॉब्लम ये होती थी कि मैं शुरू तो कर देता था, मेरे साथ ये कि मेरे पास ओपनिंग सीन बहुत अच्छा होता है, ओपनिंग शॉट बड़ा बढ़िया होगा मेरे पास, मुझे क्लोजिंग समझ में नहीं आती थी कि मैं ख़त्म कहाँ करूँगा ले जाके। एक स्टोरी थी मेरे पास, आप में से पता नहीं कितने लोगों को याद है, दिल्ली में एक केस हुआ था 2008 में, आरुषि मर्डर केस, बहुत मशहूर था, पूरा देश पागल हो गया था उसके ऊपर कि कोई और ये था कि माँ बाप ने अपने बच्चे को मार दिया। मेरा दिल वो कबूल करने को तैयार नहीं था। मैं टीवी चैनल में काम करता था, मैं आउटपुट हेड था, मेरी नज़रों के सामने जो कुछ जाता था, जो रिपोर्टर्स बताते थे, मैं वो मानने को तैयार नहीं था, या सीबीआई या पुलिस जो फीड कर रही थी, मैं उसको मानने को तैयार नहीं था। तो मैंने गुस्से में नॉवल लिखना शुरू कर दिया। मैंने कहा नहीं, ये एंडिंग नहीं हो सकती इसकी कि माँ बाप अपने बच्चे के मर्डर में अरेस्ट हो जाएं। हमारे अपने आसपास के समाज में ऐसा नहीं हो सकता, मैं मानने को तैयार ही नहीं था। मैंने नॉवल लिखना शुरू कर दिया, लेकिन जब काफ़ी सारा लिखने के बाद ये समझ में आया, अरे एंडिंग करोगे क्या, माँ बाप मर्डर नहीं है तो मर्डर किया किसने है? इस सवाल का जवाब मेरे पास तब नहीं था। आज मेरे पास इस सवाल का जवाब है 2 नॉवेल लिखने के बाद। लेकिन उसकी तो फिल्म भी बन गई थी। कोई बात नहीं, कितनी फिल्में बनती हैं, देवदास 36 बार बन चुकी है, क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो मेरी जो अब मैं अगर उसको लिखूंगा, मुझे मालूम नहीं मैं पूरा करूंगा नहीं करूंगा, लेकिन मुझे ये पता है कि आज मैं उसको ख़त्म करूंगा तो उसकी एंडिंग क्या होगी, मर्डर की वजह क्या होगी, कि क्यों वो मर्डर हुआ। मेरी अपनी स्टोरी है, वो मैंने अपनी क्रिएट की, तो वो आरुषि नाम भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसके अंदर, कुछ और ही क्रिएट करूँगा मैं। लेकिन तब ये प्रॉब्लम मेरे साथ थी, मुझे समझ में नहीं आती थी। आज मैं पहले एंड सोचता हूँ ओपनिंग सीन लिखने के बाद कि कहाँ ख़त्म होगी जाके, कैसे ख़त्म होगी, कौन होगा, किसके ऊपर किसको मर्डर बनाना है, क्या करना है, तब मैं आगे बढ़ता हूँ। एक ये फ़र्क आया है, मैं अपने मेन कैरेक्टर फर्स्ट सीन लिखने के बाद एक लिस्ट बनाता हूँ कौन होगा क्या होगा, और फिर ये एंड में जाके अच्छा ये होगा, यहाँ खत्म। अच्छा, अगर नैनो पढ़ा जाए और उसके बाद आप पिशाच पढ़ लेंगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। अकेला पिशाच पढ़ने से ये कुछ ऐसे इंटरलिंक्ड है, आधा नॉवल के बाद यू हैव टू गो बैक टू नैना बिकॉज द लिंक्स आर देयर, दे आर इंटरट्वाइंड, इंटरलिंक्ड, और आखिर भी नहीं समझ आएगा और शुरू भी नहीं समझ आएगा। तो काइंडली नैना तो आप ऑर्डर कर लीजिए, पिशाच आज हम आपको आपके घरों में पहुँचा देंगे। पिशाच लेके जाएंगे, ये एक बड़ी खराब बात है। कोई कहता है तुम्हारे घर पिशाच आ रहा है सॉरी, पर ये पिशाच आपको तंग नहीं करेगा, एंटरटेन करेगा। एक बात और बात करती हूँ शेर और शायरी की। अब क्राइम सीन चल रहा है और ऐसे जासूसी उसमें चिल्लाहट में जब ये कैरेक्टर एनालिसिस करते हैं ना, तो सॉफ्ट मोमेंट्स क्रिएट कीजिए। कोई तो इन्होंने फेमस शायर भी छोड़ा, जॉन एलिया की बात की, और फिर आप गोरखपुरी क्या कहते हैं, तुम मुखातिब भी हो करीब भी हो, तुम्हें देखो कि तुमसे बात करूं। मीर तक ही मीर पे आ गए। मीर उन नीमबाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी कहाँ फिट कर दिया इन्होंने। अल्लामा इकबाल भी नहीं छोड़ा। नाजुकी उनके लब की क्या कहें, हाँ, वो बात भी आता है, गुलाब की सी है क्या कहें, क्या कहें। अल्लामा इकबाल का वो जो झल्लाता है ना बेचारा समर प्रताप सिंह इंस्पेक्टर बैठा, एक इंसिडेंट में लिखते हैं कि अच्छा है दिल के साथ रहे पासबाने अक्ल, अच्छा है दिल के साथ रहे पासबाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ जाए। सो ऐसे ऐसे। अच्छा, फिर गालिब साहब नहीं छोड़े इन्होंने, वही बेचारा समर प्रताप सिंह है, कह रहा है पक रहा हूँ जुनून में क्या क्या कुछ, खुदा करे कुछ तो समझे, खुदा करे कोई। अब ये शायरी आपकी है कि किसी ने आपको लिख के दी? नहीं, मुझे शायरी का थोड़ा सा शौक है, पढ़ने का शौक है, अच्छी लगती है। नहीं तो ऐसे तो आप एवे नहीं होते कि आप निकाल के जहाँ भी डाल दें,
ये तो बहुत अच्छी सी नहीं, ये आपने- कभी कभी कुछ देखिए, जॉन एलिया मैंने काफ़ी पढ़ा हुआ है, गालिब को हम सब नहीं पढ़ा हुआ है, क्योंकि गुलजार साहब ने इतना फेमस कर दिया था एक दौर में मिर्ज़ा गालिब सीरियल बना के कि वो घर घर पहुंच गए थे। पहुंच गया। फिराक साहब को भी मैंने पढ़ा हुआ है, तो अल्लामा इकबाल को कम पढ़ा है, तो ये किसी रोज़ कहीं दिख गया होगा शेर, वो मैंने नोट कर लिया होगा कि कहीं कुछ काम आ जाएगा। तो फिर आप कुछ हमें अपने अल्फाज में सुनाएंगे क्या? वो याद नहीं रहता, मैं सुना सकता हूँ, अगर शायरी सुननी है तो मैं सुना सकता हूँ। मैं इब्ने इंशा की 4 लाइनें सुना सकता हूँ, लेकिन पढ़ के ही सुना सकता हूँ मैं, अगर आप कहें तो। और वो बड़ी खूबसूरत है, उसका नाम है फ़र्ज़ करो। अगर आप लोगों ने सुनी हो तो। ओ, इश्क और प्यार और मोहब्बत वो सुना जी, रहे हैं? मैं वही वाली सुना रहा हूँ अभी, तो क्योंकि इश्क की बात हो रही थी जी, तो जी, जी, मैं सुना देता हूँ। हूँ। इब्ने इंशा, उनकी एक बड़ी मशहूर नज़्म है फ़र्ज़ करो। फ़र्ज़ करो हम अहले वफ़ा, फ़र्ज़ करो दीवाने, फ़र्ज़ करो हम अहले वफ़ा हों, फ़र्ज़ करो दीवाने हों, फ़र्ज़ करो ये दोनों बातें झूठी हों अफ़साने, अफसाने हो, क्या बात। फ़र्ज़ करो ये जी की बिपता जी से जोड़ सुनाई हो, फ़र्ज़ करो ये जी की बिपता जी से जोड़ सुनाई हो, फ़र्ज़ करो अभी और हो इतनी आधी हमने छुपाई है, फ़र्ज़ करो तुम्हें खुश करने के ढूंढे हमने बहाने, फ़र्ज़ करो तुम्हें खुश करने के ढूंढे हमने बहाने हों, फ़र्ज़ करो ये नैन तुम्हारे सचमुच के मैं खाने हों, फ़र्ज़ करो ये रोग हो झूठा, फ़र्ज़ करो ये रोग हो झूठा, झूठी पीठ हमारी हो, फ़र्ज़ करो ये रोग हो झूठा, झूठी पीठ हमारी हो, फ़र्ज़ करो इस पीठ के रोग में सांस भी हम पर भारी हो, फ़र्ज़ करो ये जोग विजोग का, फ़र्ज़ करो ये जोग विजोग का हमने ढोंग रचाया, फ़र्ज़ करो ये जोग विजोग का हमने ढोंग रचाया हो, फ़र्ज़ करो बस यही हकीकत बाकी सब कुछ माया। क्या बात, बहुत आप कहें तो इसी अंदाज में एक चीज़ और सुना देता हूँ मैं, फ़र्ज़ करो पर ही है, लेकिन शायर कौन है नहीं पता चला। फ़र्ज़ करो तुम छत पर बैठी अपने बाल सुखाती हो, फ़र्ज़ करो तुम छत पर बैठी अपने बाल सुखाती हो, फ़र्ज़ करो कि धूप का उस दिन कुछ कुछ रंग गुलाबी, अरे वाह। फ़र्ज़ करो तुम बैठे बैठे गहरी सोच में खो जाओ, फ़र्ज़ करो तुम बैठे बैठे गहरी सोच में खो जाओ, बाल सुखाना छोड़ के सर घुटनों पर रख कर सो जाओ, अरे वाह। फ़र्ज़ करो इस नींद में तुमने देखा ऐसा सपना हो, फ़र्ज़ करो इस नींद में तुमने देखा ऐसा सपना हो, बेकल होकर मन ये चाहे काश ये सपना अपना हो, फ़र्ज़ करो तुम खत लिखने को कागज़ कलम उठाती हो, फ़र्ज़ करो तुम खत लिखने को कागज़ कलम उठाती हो, खत लिखने से पहले कागज़ को खुशबू खूब लगाती हो, फ़र्ज़ करो तुम खत लिखने को कागज़ कलम उठाती हो, खत लिखने से पहले कागज़ को खुशबू खूब लगाती हो, फ़र्ज़ करो अलकाब पर आकर कलम तुम्हारी रुक जाए, नज़र तुम्हारी धक धक करके दिल की जानिब रुक जाए, फ़र्ज़ करो एक नाम लिखो, फ़र्ज़ करो एक नाम लिखो और लिख कर काटो फिर लिखो, फ़र्ज़ करो एक नाम लिखो और लिख कर काटो फिर लिखो, फ़र्ज़ करो सपने अफसाने खत का नाम मोहब्बत हो, फ़र्ज़ करो हम दोनों के दिल एक ही साथ धड़कते हों, फ़र्ज़ करो हम दोनों के दिल एक ही साथ धड़कते हों, फ़र्ज़ करो ये सारी बातें फ़र्ज़ न करनी पड़ती। कुछ सवाल किसी के जहन में? Anybody? जी, ये रिपब्लिक टीवी का काफ़ी हुआ था टीआरपी स्कैम,
तो आपसे आपने अपनी नॉवल में उसमें से कुछ लिया है? जो अभी टीवी स्कैम हुआ था, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, क्योंकि ये नॉवल मैंने लास्ट ईयर 2020 में लिख दिया था, वो उसके बाद हुआ है। ये उसके बाद ये लॉकडाउन के टाइम पे लिख के दे दिया था पब्लिशर को, डिले हो गया लॉकडाउन की वजह से छपने में, तो उससे पहले की सारी चीज़ें हैं ये। लेकिन इतना कुछ है कि आपको सब समझ में आ जाएगा कि दरअसल होता क्या है। तो जितना स्कैम वगैरह है वो सब बात का है, पर बाकी बहुत कुछ है उसमें। उन्होंने काफ़ी मैनिपुलेट करा था अपना टीआरपी, जी, तो उसका काफ़ी बड़ा स्कैम। वो फिर कभी लिखेंगे। तो आखिर में इनको बहुत प्यार हो रहा है, वो ना हम सबको है, हम सब दिलों से चाहते हैं कि हमारे किसानों की बात पूरी हो, मानी जाए, हमारे किसान उठें। और एक हमारे बहुत ही पंजाब के प्यारे हमारे दोस्त भी हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं, सुरजीत पात्र, उनकी एक कविता है जो इन्होंने ट्रांसलेट करी है और ये हमें सुनाना चाहते हैं। मैंने ट्रांसलेट नहीं की है, अच्छा, मुझे बहुत पसंद आई थी वो, तो मैंने किसी को बोल के मैं बताता हूँ कि इन्होंने वो ट्रांसलेट की थी। वो हैं परमानंद शास्त्री साहब हैं, उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया हिंदी में और मुझे बहुत पसंद आई थी। उसको फिर मैंने पढ़ा, मैं चाहता हूँ कि मैं उसको यहाँ आप लोगों को सुनाऊँ। सुरजीत पात्र साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने इतनी खूबसूरत चीज़ लिखी। इसका शीर्षक है ये मेला है। पंजाबी में क्या था मुझे नहीं पता, क्या था? मेला 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 ही होता है। ये मेला है, जहाँ तक नज़र जाती और जहाँ तक नहीं जाती है, ये मेला है। इसमें लोग शामिल हैं, इसमें लोक और सुरलोक और त्रिलोक शामिल हैं, ये मेला है। इसमें धरती शामिल, पेड़, पानी, पवन शामिल है। इसमें हंसी, आंसू और हमारे गान शामिल हैं। और तुम्हें कुछ पता ही नहीं इसमें कौन शामिल है। इसमें पुरखों का दमकता इतिहास शामिल है। इसमें लोक मन का रचा मिथिहास शामिल है। इसमें धुन, हमारी सब्र और आस शामिल है। इसमें सबद, सुरती, धुनी और अरदास शामिल है। और तुम्हें कुछ पता ही नहीं। इसमें वर्तमान, अतीत संग भविष्य शामिल है। ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन और सिख शामिल है। बहुत कुछ दिख रहा और कितना अदृश्य शामिल है। ये मेला है। यह है एक लहर भी, संघर्ष भी और जश्न भी तो है। इसमें रोष हमारा, दर्द हमारा, टशन भी तो है। जो पूछेगा कभी इतिहास तुमसे, प्रश्न भी तो है। और तुम्हें कुछ पता ही नहीं इसमें कौन शामिल है। नहीं, ये भीड़ कोई, ये तो रूहदारों की संगत है। ये गतिमान वाक्य का अर्थ है, शब्दों की पंगत है। ये शोभा यात्रा से अलग ही है यात्रा कोई। गुरुओं की दीक्षा पर चल रहा है काफिला कोई। ये मैं को छोड़ हम लोग होता जा रहा कोई। इसमें मुद्दतों से सीखे समझे सबक शामिल हैं। इसमें सूफियों, फक्कड़ों के 14 तबक शामिल हैं। तुम्हें एक बात सुनो, बहुत मासूम और मनमोहनी हमें कहने लगी कल दिल्ली की एक बेटी सलोनी। तुम्हें एक बात सुनाता हूँ, बहुत मासूम और मनमोहनी हमें कहने लगी कल दिल्ली की एक बेटी सलोनी। तुम जब लौट जाओगे यहाँ रौनक नहीं, ट्रैफिक तो बहुत होगी मगर संगत नहीं होगी। ये लंगर छक रही और बांटती पंगत नहीं होगी। घरों को दौड़ते लोगों में ये रंगत नहीं होगी। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम क्या करेंगे? तो हमारी आंखें नम होगी। ये कैसा स्नेह नया है, ये मेला है। घरों को लौटो तुम, राजी खुशी है ये दुआ मेरी। तुम जीतो सच की बाजी है ये दुआ मेरी। तुम लौटो तो धरती के लिए नई तकदीर होकर अब, नए एहसास, ताज़ा सोच और तदबीर होकर अब, मोहब्बत, सादगी, अपनत्व की तासीर होकर अब। ये छरा माँ और पुत्र पूरन के मिलने की बेला है, ये मेला है। जहाँ तक नज़र जाती है और जहाँ तक नहीं जाती, इसमें लोग शामिल हैं,
इसमें लोक और सुरलोक और त्रिलोक शामिल हैं। ये मेला है, इसमें धरती शामिल, पेड़, पानी, पवन शामिल हैं। इसमें हंसी, आंसू और हमारे गान शामिल हैं। और तुम्हें कुछ पता ही नहीं इसमें कौन शामिल है? ये मेला है। और खूबसूरत बात इनकी जैसे ख़त्म होती है तो आज साहब 300 दिन हो गए किसान आंदोलन को। वर्ष होप दैट वी सक्सीड। हम सब किसान हैं, हमें सब कुछ वो चाहिए जो वो उगाते हैं। जी, यही दुआ है। एहसास गुमनाफ अमृतसर की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ खास कहना चाहिए? बस आपने मुझे मंच दिया, मेरी बातें सुनी, नैना और पिशाच को गले लगाया आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, करम। ऐसे ही हौसला बढ़ाते रहिए। लेखकों का, किताबों का बहुत ज़रूरत है आज के दौर में। इस तरीके की महफिल की बहुत प्रोत्साहन की ज़रूरत है, बहुत सपोर्ट की आप सबकी ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। किसी को अगर कुछ पूछना हो। जी, आपने ये जो इंटरट्वाइनिंग वाली बात करी, आई डोंट थिंक वो खत्म नहीं हुई बात, समझ नहीं आई कि तो अच्छा, तो वो हुआ यूँ कि जब कोई सीधा सच्चा इंसान, नॉर्मल आदमी मर्डरर बनता है तो क्यों बनता है? या किसी के साथ आज कुछ हुआ था और 25 साल के बाद वो उसका बदला लेना चाहता है या 20 साल के बाद बदला लेना चाहता है, तो क्यों? तो मुझे एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए था। तो मुझे जो ट्रिगर समझ में आया वो मेरे ही पिछले नॉवल से मुझे समझ में आया, तो इसलिए मेरी मजबूरी बन गई उसको करने की। और एक और बड़ी वजह ये थी कि जब नैना लिखा था, मेरा फर्स्ट नॉवल था, मुझे कोई तजर्बा नहीं था उसको लिखने का, एक्सपीरियंस नहीं था। कुछ क्वेश्चंस अनआंसर्ड थे उसमें, छूट गया था। कई लोगों ने मुझसे कहा था कि अच्छा उसका क्या हुआ, फलाना क्या हुआ, तब तो मैंने टाल दिया, मैंने जानबूझ के रोक दिया। तभी लोगों ने कहा था अच्छा सीक्वल लिखोगे, तो मैंने कहा था नहीं, लिखना नहीं है मुझे। लेकिन वो मुझसे छूट गए थे, तब मेरे पास उन सवालों के जवाब नहीं थे। जब मैं सेकंड टाइम लिखने बैठा तो मैं बेटर प्रिपेयर्ड था उन सब चीज़ों के लिए। वो सारे सवालों के जवाब मैं सोच चुका था। और जब मैं लिख रहा था तो फिर मैं उसको लेके आया और वो जो अनआंसर्ड चीज़ें थी उसको मैंने यहाँ जोड़ा, और बस होने वाली बात होती है वो हो गया। तो जो आपने भी बोला था ना, बस बनना था इस नॉवल को, तो बन गया। नैना को बनना था, पहले वो बना, फिर पिशाच को बनना था। और एक बात और मैं बता दूं, यहाँ इससे अच्छा अनाउंसमेंट नहीं हो सकता। नैना और पिशाच मुझे लगता है अगले कुछ महीनों में पंजाबी में आने वाली है। उसका एग्रीमेंट हो गया है और किसी भाषा में नहीं हुआ है। मज़े की बात यह पहला एग्रीमेंट ट्रांसलेशन का, अनुवाद का जो हुआ है वो पंजाबी का ही हुआ है। वेरी गुड। तो पंजाबी में एक कहते हैं, तो अगर आपको किसी को हिंदी में प्रॉब्लम हो पढ़ने में तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, पंजाबी में आने वाली है। सर, आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे, जैसे कि आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि आपका पहले ही हफ्ते में जी। पहला ही एडिशन और उसी हफ्ते में दूसरा एडिशन लॉन्च हो गया। तो मेरे को लगता है कि एक राइटर के लिए इससे बड़ी बात, बहुत बड़ा ही उम्दा बात है राइटर के लिए सम्मान की, कि हमने अभी मतलब हम तो पहले तक भी नहीं पहुँचे और आप दूसरा उसका लेके मार्केट में आपकी डिमांड भी इतनी ज़्यादा ऊपर हो गई। ये बहुत बड़ी बात है कि पिशाच नॉवल के लिए, एक तो हिंदी में क्राइम फिक्शन लिखे नहीं जाते, ख़त्म हो चुकी है। हिंदी में कोई क्राइम फिक्शन लिखता नहीं, माँ बाप पढ़ने नहीं देते अपने बच्चों को, उनको लगता है पता नहीं इसके अंदर क्या होगा। अंग्रेज़ी में हम सीरीज़ भी देख लेते हैं, हिंदी में भी सीरीज़ देख लेते हैं, लेकिन हिंदी किताब पढ़ते ही माँ बाप को लगता है पता नहीं क्या पढ़ रहा है, इसको रोको। माँ बाप के दिमाग में एक ये है, इंग्लिश किताब पढ़वा लेंगे बच्चे के हाथ में, हाँ बेटा पढ़ा करो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, अच्छा। हिंदी नहीं। लेकिन ये बदल गया नैना के बाद और पिशाच के बाद, ये बिल्कुल बदल गया है। पिशाच आने के, जैसा आपने कहा, बिल्कुल सही कहा, एक वीक के बाद वो रिप्रिंट में चली गई क्योंकि इतने सारे लोगों ने पढ़ना उसको शुरू कर दिया। और मज़े की बात ये है कि ये जो नावल हैं
ये सिर्फ हिंदी वाले नहीं पढ़ रहे हैं, इसको इंग्लिश वाले भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि भाषा बहुत आसान है। मुझे यंग बच्चों ने मेल लिखी कि ये उनकी पहली हिंदी नॉवल है। उन्होंने इससे पहले अपने क्लास में स्कूल में हिंदी पढ़ी थी, लेकिन उसके बाद कभी कोई बुक नहीं उठाई। तो सही है। उन्होंने बुक उठाई और उसको पढ़ा और उन्होंने बहुत इन्जॉय किया उसको, क्योंकि ये किताब, मैं गालियाँ नहीं लिखता, मैं फालतू के सीन्स नहीं डालता है इसके अंदर, जितना ज़रूरी होती है वही होता है, उसमें कोई ऐसी चीज़ उसमें होती नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती गालियाँ डालूँ, नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है गालियाँ डालने का, बेचने के लिए मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट है मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी दूँ जो आपको एंटरटेन करे और आपको इन्फॉर्मेशन दे, नई इन्फॉर्मेशन जो आपको पता नहीं है, जिस दुनिया के बारे में आप जानते नहीं हैं। बाहर की दुनिया में मैं क्योंकि सारा इंटरनेशनल फिक्शन बहुत पढ़ता हूँ, और क्राइम फिक्शन स्पेशली, वो चाहे यूएस में हो या स्कैंडिनेवियन नॉर्डिक नॉर्थ जिसको हम बोलते हैं, वो खूब पढ़ता हूँ, और उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि क्राइम फिक्शन दरअसल लिखे कैसे जाने चाहिए। उसको आधार बनाते हुए मैंने ये अपनी राइटिंग की है। मैंने हिंदुस्तान में किसी को अपना आधार नहीं बनाया, क्योंकि मुझे पता है कि वो कैसे लिखते हैं, मेरा स्टैंडर्ड वो नहीं है। मैं इसीलिए मेरा पब्लिशर डिफरेंट रहा शुरू से, प्रोडक्शन डिफरेंट है किताबों का, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है सब कुछ। तो ये किताबें नीचे पटरी पे बिकने वाली या रेलवे स्टेशन पर बिकने वाली किताब नहीं है। ये बुक स्टोर में मिलेगी या आपको ई-कॉमर्स वेबसाइट पे मिलेगी, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे आपको मिलेगी। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि अभी जो युवा है वो 80% युवा फिर से देखा जाए तो सोशल लाइफ की तरफ ज़्यादा जा रहा है, और सोशल लाइफ में जितना युवा पॉलिटिक्स, जर्नलिज्म को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर बहुत ज़्यादा हमारे युवा बाहर जाके उसके ऊपर पढ़ रहे हैं और जर्नलिस्ट बन के वापस आ रहे हैं, और उनका जो रुझान है इस तरफ बहुत ज़्यादा है। तो मुझे कई मैंने जितने आपके बारे में क्रिटिक्स और जो भी मैंने कुछ आपके बारे में ट्विटर पे भी पढ़ा और कुछ कई जगहों पे मैंने आपके बारे में पढ़ा था, तो लाइक उसमें सब जगह एक निचोड़ निकल के आता है कि युवा को जो कुछ चाहिए वो सब कुछ आपके नॉवल के अंदर है, और वो जो थ्रिलर स्टोरीज दूसरी जगह ढूंढते हैं वो एक संपूर्ण रूप में, एक रूपरेखा में चलता हुआ उनके बारे में जो सीक्वेंस निकल के आ रहा है, तो बहुत खूबसूरत तरीके से आपकी जो है कि आपने कहा कि जब आप पिशाच पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते ही आपके दिमाग में आप नैना की तरफ उड़ जाते हैं कि आप कहीं उसको छोड़ेंगे नहीं, जो कि आपके अंदर ज़्यादा क्यूरियोसिटी पैदा हो जाएगी कि आपको नैना पढ़ना है और वहाँ तक पहुँचना है। देखिए, थैंक यू, आपने इतनी अच्छी बातें मेरे बारे में बोली। दरअसल राइटर का मुकाबला अब राइटर से रह नहीं गया है, राइटर का मुकाबला अब OTT से है, वेब सीरीज से है। अगर आप उतनी अच्छी किताब लिख सकते हैं कि लोग उसमें एक वेब सीरीज का ऑप्शन देखने लगें, या जितना वक्त वो वहाँ देंगे आपकी किताब में देंगे, आपको तो उसी से मुकाबला करना है ना। अगर वेब सीरीज का मुकाबला कर सकते हो तब तो किताब लिखो, क्योंकि मैं तो मार्केट के लिए लिखता हूँ, मैं तो आप लोगों के लिए लिखता हूँ, जो लोग पढ़ेंगे, नए बच्चे पढ़ेंगे, उनको एंटरटेन करने के लिए लिखता हूँ। तो लेखक का मुकाबला सिर्फ और सिर्फ टीवी से है, आज की तारीख में वेब सीरीज से। आप उसके लिए लिखेंगे, आप सक्सेसफुल हैं, उनको पसंद आएगी, बहुत अच्छी बात है। एक और बात बता देता हूँ आपको, पिशाच के लिए कई ऑफर आ चुके हैं वेब सीरीज़ के मेरे पास। सो अभी डिसाइड नहीं हुआ है किसके पास जाएगा, लेकिन कई नामी गिरामी लोगों ने, बड़े प्रोडक्शन हाउस पिशाच को चाहते हैं। तो चैलेंज यही है कि आप जो लिख रहे हैं किसके लिए लिख रहे हैं, क्योंकि मुकाबला मेरा किससे हो सकता है। मैं तो कोई क्राइम लिख ही नहीं रहा। एक पाठक साहब लिखते हैं, पाठक साहब आई थिंक 82 या 83 ईयर्स के हैं। पाठक साहब अपने तरीके से लिखते हैं, मैं अपने तरीके से लिखता हूँ। तो वही है। आप कौन, मैं तो इंटरनेशनल पढ़ता हूँ, हिंदी में कोई क्राइम लिखता ही नहीं। हिंदी बाकी पढ़ता हूँ, बाकी लोगों को पढ़ता हूँ, क्योंकि लिखने के लिए भाषा का आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी भाषा नहीं पढ़ेंगे तो फिर उस भाषा में आप लिख भी नहीं पाएंगे। इसलिए हिंदी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपको ये भी पता होना चाहिए आपकी दुनिया में हो क्या रहा है। मेरा सबसे बड़ा सोर्स कौन होता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, तो मेरी 20 साल की बेटी होती है। मैं उससे पूछता हूँ कि यार क्या चल रहा है, तुम लोगों के अफेयर कैसे चलते हैं आजकल, क्या होता है, जरा ये बताओ। तो इसमें जो सीन है एक पिशाच में, एक लड़की का, और उसके जो डायलॉग्स हैं वो अगर आप देखें, वो कहता है जेन एक्स और जेन जी वाला जो जेन एक्स और जेन जी का जो झगड़ा है, वो झगड़ा वहीं से निकला है।
मैं अपनी बेटी से बात कर रहा था, मैंने उसको कुछ बोला, उसने कहा ये नहीं है आप लोगों का नहीं। जैसे इसमें एक डायलॉग है तो वो कुछ बोलता है तो कहता अच्छा फेसबुक, कहता है फेसबुक नहीं, फेसबुक दादा दादी का मीडियम है, इंस्टाग्राम है जेन ज़ी का मीडियम। तो उस तरीके की बातचीत है। तो मेरा सबसे बड़ा सोर्स वो होती है कि मैं उससे जानूँ। अपनी दुनिया तो मुझे पता है, लेकिन नए बच्चों की दुनिया क्या है वो हमको नहीं पता है। तो उन्हीं के लिए अगर वो आपके साथ हो गए, उन्होंने आपकी किताब पढ़नी शुरू कर दी, वो अगले 20, 25, 30 साल आपको पढ़ेंगे। किसी भी राइटर की अगर आपको एक किताब पसंद आ जाती है तो आप उसकी ज़्यादातर किताबें फिर खरीद के पढ़ते हैं। कभी हो सकता है ये कहें यार ये वाली किताब अच्छी नहीं लिखी आपने, इस किताब में मज़ा नहीं आया, लेकिन वो ये नहीं कहेंगे नहीं इस आदमी को नहीं पढ़ेंगे, बहुत बकवास लिखता है। ऐसा नहीं होता। तो इसलिए लेखक का मुकाबला खुद से है और उसका चैलेंज OTT है, वहाँ पे आप जा सकते हो। एक मुझे हिंदी की तो लाइन नहीं आती, पंजाबी में हम लोग बोलते हैं, उसका हिंदी अनुवाद आप ही कर दीजिएगा। गुरु जिना दे तापने चेले जान छड़ा, यही है जी। जिनके गुरु अच्छे हैं द डिसाइपल्स को लॉन्ग, जिनके गुरु अच्छे हैं वो चेले शिष्य जो हैं वो बहुत आगे जाते हिंदी हैं। में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। शिष्य। तो वो आपके लिए है। थैंक यू पाठक सो साहब मच। से आगे अब पाठक साहब, आप उनकी प्रथा को आगे ले पाठक जाएं साहब और से एक चीज़ मैंने बहुत अच्छी सीखी है। पाठक साहब के जब घर जाओ खूब बातें करते हैं, बढ़िया स्कॉच निकालते हैं, सिंगल मॉल्ट निकाल के सामने रखते हैं, कहते हैं ले पी। बड़ा मज़ा आता है उनके साथ। तो आज शाम को आई थिंक 6 बजे है उनका प्रोग्राम जी जी ऑनलाइन। तो पाठक साहब बढ़िया स्कॉच पिलाते हैं, इसलिए मुझे उनके साथ बैठ के मारने में बहुत मज़ा आता है। थैंक यू सो मच। जी जी जी। What is your greatest influence in terms of authors? जो मेरा ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस है वो मैं अभी लिख नहीं पाया, उसको लिखना शुरू करूँगा। मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा जो पढ़ने में आज की तारीख में आता है, पढ़ता तो मैं कई हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैं कैरेक्टर क्रिएट करना चाहता हूँ उसके जैसा, वो है डेनियल सिल्वा। डेनियल सिल्वा का जो कैरेक्टर है, हीरो है गैब्रियल एलन, वो क्यों अच्छा लगता है मुझे? गैब्रियल एलन आर्ट रेस्टोरर है। आप सोचिए, वो इजरायली सीक्रेट सर्विस का चीफ है, लेकिन उसको मज़ा आता है जब वो परेशान हो जाता है, थक जाता है, तो इटली के किसी चर्च में चला जाएगा। ये माइकल एंजेलो की पेंटिंग 500 साल पुरानी वो रेस्टोर कर रहा होगा बैठ के, और उसके बाद वो जब जिस तरीके से पेंटिंग को डिस्क्राइब करता है ना, मुझे इतना मज़ा आता है उसको पढ़ के। और जो चर्च के बारे में बता रहा होगा, उस चक्कर में मैं इटली घुमाया। मैं रोम गया, फ्लोरेंस गया, वेनिस गया, सब जगह गया, चर्च में गया, यार ये कैसे लिखता है, कहाँ से लिखता है, क्या लिखता है। उसका एक रीज़न डैन ब्राउन भी था। डैन ब्राउन का इन्फर्नो था, इन्फर्नो के चक्कर में फ्लोरेंस जाना पड़ा मुझे। वो भी मेरे दिमाग में था कि यार वो देखना है फ्लोरेंस, उसने ऐसा कैसे लिख दिया। मैं ऊपर चढ़ गया, वहाँ जाके मैंने ऊपर तो जाना ही जाना है, चाहे कोई नहीं गया, मैं अकेला गया, थक गया। बहुत छोटी, वो इतनी पतली सीढ़ियाँ हैं वो, और मैं पानी वानी लेके गया नहीं था, और इतनी भीड़ आती है कि आप रुक नहीं सकते उसमें, और सीधे ऊपर जाना तौबा। ऊपर जाके मुझे एहसास हुआ कितनी बड़ी गलती की मैंने, कि बगैर कुछ सोचे चला आया मैं। तो ये इन्फ्लुएंस है। इसके अलावा डेविड बाल्डाकी मैं पढ़ता हूँ आज के दौर में। ली चाइल्ड, जैक रीचर फैसिनेट करता है मुझे कि जैक रीचर क्या कैरेक्टर बनाया है। उस तरीके का मैं सोचता हूँ कि इंडिया में मैं कोई कैरेक्टर क्रिएट कर सकूँ। समर प्रताप सिंह वैसा नहीं है। समर प्रताप सिंह एक नॉर्मल आदमी है, लेकिन 3rd नॉवल तो नहीं, 4th नॉवल मेरी कोशिश होगी, मुझे मालूम नहीं होगा कि नहीं होगा, मैं एक स्पाई थ्रिलर लिखूँ। स्पाई थ्रिलर वैसा ही कोई कैरेक्टर क्रिएट कर सकूँ, आइकॉनिक, जो आने वाले 10-20 साल तक लोग याद रखें कि ऐसा कैरेक्टर कोई बनाया मैंने। स्पाई थ्रिलर मेरा नेक्स्ट टारगेट है, 4th नॉवल, 3rd नहीं 4th नॉवल की वो। The Jack Reacher character has been very influential on a lot of youngsters and has helped them to inculcate the art of reading. Through that, I know my own son, who wasn't a reader, started reading with this series, and now he loves reading. So it would be amazing to have an equivalent in the in Hindi novels too. मेरा बहुत मन है लिखने का। 4th नॉवल मैंने टारगेट बनाया है कि मैं स्पाई थ्रिलर लिखूंगा। मैं भी पेरिस में जाके फिर रोज़लिन लाइन देखनी है, मेरे बड़ी डांट पड़ी। चलो तो वो
किताबों का यही मजा है ना कि आप उस दुनिया में जाने का आपका मन करने दिख लगे, जाती है दिमाग में। तो वो है बस। देखते हैं कहाँ तक कामयाबी मिलेगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत चले जान शुक्रिया छुड़ाओ। इस मोहब्बत के लिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। ओके मैम। थैंक यू। Okay,